आज की वीडियो में मैं हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। हिंदी व्याकरण में परीक्षा के दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। इसमें यूपी सिपाही, इन पिछले वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। यूपी सिपाही, यूपी दरोगा, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस प्री एग्जाम और ग्राम पंचायत अधिकारी, यूपी लेखपाल या यूपी बीएड, जीआईसी की टीआरटी और पीजीटी की हिंदी विषय संबंधित जो व्याकरण आते हैं, केवीएस नवोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी और जितने भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हम आप सभी लोग को बताएंगे। हिंदी व्याकरण को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके अलावा कुछ किताबें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। उसे हिंदी व्याकरण कोई भी एक किताब से पूर्ण नहीं है, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव प्रसाद। परीक्षा के दृष्टि से आप लोग इस किताब को लेंगे और पढ़ेंगे। हम लोग जो पढ़ाएंगे, क्योंकि एक किताब का कोई मैटर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग के पढ़ाए सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा में और अच्छा प्रश्न भी करेंगे आप। लेकिन इसके साथ में एक किताब आपके टेक्स्ट बुक कम से कम होनी चाहिए, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव प्रसाद। वैसे व्याकरण की और भी किताबें हैं, जैसे हिंदी व्याकरण नाम से कामता प्रसाद गुरु के भी हैं, डॉक्टर हरदेव भारी के भी है और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के। क्योंकि इन सभी किताबों का जब आप अध्ययन करेंगे तभी वो व्याकरण पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि कोई भी परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं, कोई एक किताब पढ़ के नहीं बना रहे हैं। इसलिए अगर आपको किताब पढ़ना है तो सबसे पहले आप आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना डॉक्टर वासुदेव प्रसाद की पुस्तक पे अध्ययन करेंगे। हम लोग को भाषा विज्ञान भी पढ़ना पड़ता है, तभी क्वेश्चन कार्ड मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है घुमा के पूछ ले जाते हैं, तो उसकी पूर्ति हम यहाँ करेंगे। तो आज मैं हिंदी व्याकरण पर चर्चा करूंगा। देखिए, जो व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द वी धन आधन करण शब्द से मिलकर बना है। वी धन आधन करण से मिलकर बना हुआ है और व्याकरण शब्द का अर्थ है भली भांति समझाना। व्याकरण का अर्थ है भली भांति समझाना। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, व्याकरण का अगर ऐसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो भली भांति समझाना इसका अर्थ होगा। और व्याकरण का अर्थ इसको अलग पूछा जाए, किन शब्दों से मिलकर बना है, तो वी धन आधन करण से मिलकर बना है। अगर इसको परिभाषा पूछा जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चयन बोर्ड में ही हिंदी साक्षात्कार लगा हुआ है और आपसे पूछा जाए आप क्या पढ़ के आए हैं, तो आपके मुंह से निकल गया कि हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा है। उसी कहीं एक्सपर्ट आपसे पूछ रहे सवाल, अच्छा व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण का अर्थ क्या है,
तो आप सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण का अर्थ सर है भली भांति समझाना। फिर कहे परिभाषित कीजिए। तो जिनके साक्षात्कार लगे हैं तो कुछ चीजों पे तो विशेष कॉन्फिडेंस रखना, उसको बताने का प्रयास करेंगे, वो समझेंगे भी जो। तो उस समय कह सकते हैं जिस शास्त्र में या जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जब इसको आप पढ़ के जाएंगे तो कुछ समझे रहेंगे तो आप कुछ भी बता सकते हैं, अगर वो सामने वाले समझ सकते हैं आपकी बात को, लेकिन जब पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो शायद दिक्कत आएगी। तो आपका व्याकरण क्लियर हुआ। व्याकरण वी धन आधन करण शब्द से मिलकर बना है और व्याकरण शब्द का अर्थ है भली भांति समझाना। परिभाषा पूछा जाए तो जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और व्याकरण के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण हो गया। अब हम हिंदी व्याकरण में जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे। वर्ण विचार यानी वर्णमाला पढ़ना है। वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तक यूजीसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी पूछे जा रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम पेपर में भी आ रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। तो वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं, व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, जिसमें वर्णों के आकार, जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, फिर से ध्यान देंगे, व्याकरण उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। निरूपण होता है। ये वर्ण विचार हुआ। ध्यान देंगे जो व्याकरण है समझने वाला टॉपिक तो ही है, लेकिन ध्यान देंगे अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को जो पढ़ाया जाए, अगर आप इसको लिख रहे हैं या इसको यहीं पे ही समझ रहे हैं तो उसको थोड़ा चिंतन करेंगे। मतलब हर चीज पढ़ के आगे मत निकालिए, उस पर विचार करिए क्या है इसमें। परिभाषा पूछा जाए, व्याकरण की परिभाषा और विचार में अंतर कुछ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्ण विचार। वर्ण विचार जो है व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है, उसी को वर्ण विचार कहा गया है। क्लियर हुआ? व्याकरण क्या है? जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। वर्ण विचार क्या है? व्याकरण के उस भाग को वर्ण विचार कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। ये रहा वर्ण विचार। अब जो है हम वर्णमाला में जो है धुन क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है,
वर्णमाला को जो उच्चारण के दृष्टि से भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम ध्वनि के बारे में चर्चा करते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि, देखिए ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है या वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में वर्ण की परिभाषा बहुत पूछा जाता है। आपके इंटरव्यू में भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्णमाला क्या है, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे आपको ध्वनि के बारे में। ध्वनि और वर्ण, फिर वर्णमाला। वर्णमाला ध्यान देंगे, देखिए ध्वनि नहीं है, जैसे कोई ट्रक है उसकी आवाज, उसको ध्वनि नहीं कहते हैं। हम वर्णमाला में ध्वनि वर्ण के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। वर्णमाला में ध्वनि वर्ण क्या है? देखिए अगर हम वर्णमाला में जैसे किसी वर्ण को कहेंगे आ ई, अगर इसका अपनी वागेंद्र द्वारा, जैसे मनुष्य की वागेंद्र द्वारा जैसे आ ई जो है व्यक्त होते हैं, अगर ये जैसे हम कहें आ ई तो ध्वनि है। लेकिन अगर हम इसी को लिख दिए तो वर्ण हो गया। यानी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जब जैसे आ ई जब मनुष्य की वागेंद्र द्वारा ये व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियां कहलाती है, ध्वनियां। और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्यान देना है हमको, सबसे ज्यादा वर्ण पर ध्यान देना है। वर्ण, तो एक आपका एक प्रश्न हुआ, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ये भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। ध्वनि वर्ण क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। एक और, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। चिन्ह को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी इस तरह भी मिलता है। तो जैसे पेपर में आए तो उसके आधार पे, तो वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आए परीक्षा में कि ध्वनि चिन्ह किसे कहा गया, वर्ण को, वर्णमाला को, ठीक है, स्वर को, व्यंजन को, तो ध्वनि चिन्ह वर्ण को कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर ऐसे प्रश्न आए, लघुत्तम वाग ध्वनि, लघुत्तम वाग ध्वनि, वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये सब जो वर्ण के बारे में दिया गया है, मान लीजिए आप एक बस यही चीज जान रहे हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण आपके दिमाग में है। अब परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ गए, लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं, तो आप इसको और नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा और आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं परीक्षा में। इसलिए जितने भी वर्ण के बारे में बताया गया है सभी को आप जानेंगे। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक चीज और,
अगर ऐसे प्रश्न आए भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई ये भी वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी परिभाषा है भाषा की लघुत्तम इकाई है और उस विकल्प में ध्वनि या वर्ण में से एक होगा, दोनों नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनि को ही वर्ण कहा गया है। लेकिन ऐसे सवाल आए ध्वनि के लिखित रूप को, तो अगर ध्वनि भी दिया हो वर्ण भी दिया हो तो वर्ण आप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अगर भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा गया तो या तो उस विकल्प में वर्ण होगा या तो ध्वनि होगा। तो क्योंकि भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं या लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इस ऐसे जो परिभाषाएं पूछी जाए परीक्षा में तो आप वर्ण ही लगाएंगे। जिसे वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि चिन्ह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लघुत्तम भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं या भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये भी वर्ण। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, इन दोनों परिभाषाओं में विकल्प में ध्यान देना, कहीं ध्वनि तो नहीं दिया गया है। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, वैसे विकल्प में वर्ण ही ज्यादा पाएंगे। आप देखेंगे ये रहा वर्ण के बारे में। एक चीज और इसमें ध्यान सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। खंड ना हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। जैसे आ, ई, क, ख। ध्यान देंगे ये व्यंजन होता है, लेकिन अगर हल लगा हुआ है इसमें तो ये आधा क ही माना जाएगा, ये पूरा व्यंजन नहीं माना जाता है। क्योंकि इस का को इस तरह लिख सकते हैं आप, तब ये का के बराबर हुआ ये। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, या ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, उस मूल धुन को क्या कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। वर्ण, वर्णमाला, पद, शब्द, तो वर्ण। तो इस तरह के हमारे वर्ण। और एक चीज और है, अगर ऐसे सवाल है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, अगर सार्थक शब्द है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, तो आप शब्द को परिभाषित करेंगे। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। वैसे यहाँ पे शब्द है परिभाषा, तो हम लोग शब्द तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता रहे हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, अगर ये प्रश्न पूछा गया ऐसे तो आप ये शब्द लगाएंगे। ये आगे हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। ये प्रश्न आ चुका है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी 2013 के विज्ञापन में प्रश्न पूछा गया था। उससे विज्ञापन 13 में हुआ, परीक्षा 15 में हुई थी जनवरी में। वहां पूछा भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है। बहुत सारे लोगों ने वर्ण लगा दिया था क्योंकि ये वही लघुत्तम दिमाग में था। देखिए यहाँ भी लघुत्तम है, तो उस लोग प्रश्न गलत कर गए। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जब सार्थक रहे और लघुत्तम भी रहे तब आपका शब्द होगा। इसी तरह एक प्रश्न और बनता है, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र
सार्थक इकाई, ये भी शब्द है। ध्यान देंगे, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र, ये केवीएस प्रवक्ता की परीक्षा में आया। केवीएस प्रवक्ता प्रश्न, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई ये भी शब्द है। तो ये दोनों शब्द की परिभाषा है, इसलिए हम ऐसे यहाँ पे चर्चा ऐसे कर दिए। हम चूंकि वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण के बारे में ध्यान देना है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, या ऐसे कुछ लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई, यहाँ पे ध्यान देना, ध्वनि या वर्ण में से जो होगा उसी पे लगाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये भी वर्ण ही है, लेकिन अगर वर्ण नहीं है ध्वनि है तो ध्वनि सही होगा। इस तरह के हमारे वर्ण के बारे में मैंने चर्चा किया। ध्यान देंगे, जो चीज बताया जा रहा है किसी के कहने पे आप संदेह नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी प्रश्न लगे गलत है, किताबों को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके आंसर देखेंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे जैसे कोई सीरीज है मार्केट की, अगर वहाँ ऐसे उत्तर दिए हैं तो आप उस पर चैलेंज मत दीजिएगा। आप किताबों को पढ़िएगा, देखिए किताब में क्या दिया है, और प्रमाणित किताब होनी चाहिए, मार्केट की कोई सीरीज पे नहीं। तो अगर किसी विकल्प में ऑप्शन में दिया है तो उस पर आप नहीं, जो बताया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग किताबों को पढ़ के यहाँ बोला जा रहा है, किसी सीरीज को पढ़ के नहीं बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कोई भी कमेंट आपको हो तो मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट लिख सकते हैं, और अगर कहीं गलती भूल हो सकती है तो उसको हम उसके सुधार किया जाएगा और आगे की वीडियो में बता दी। जैसे मैंने हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें मैंने कारक छूट गया था मेरा बताना। जैसे मैंने पूरे हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम को बताए, उसमें कारक छूट गया, तो मैं कारक पढ़ाऊंगा, वो तो गलती से छूट गया फिलहाल। वैसे यहाँ भी कहीं अगर आपको कोई भी गलती दिखे तो आप कमेंट नीचे लिख सकते हैं, हम लोग अगले वीडियो में सुधार कर देंगे। फिर से ध्यान देंगे, तो ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। अब हम जो आएंगे वर्णमाला पे। कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है। ये वीडियो को थोड़ा बड़ा करके आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास किताब देखने समय नहीं है, आप इससे भी देख करके परीक्षा दे सकते हैं और आपको अच्छे अंक मिलेंगे, प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप देखेंगे वर्णमाला पे, इस पे प्रश्न पूछा आता है। देखिए, वर्णमाला की परिभाषा उन एग्जाम में भी आते हैं, और यहां तक पीजीटी परीक्षा में भी वर्णमाला से पूछा गया है प्रश्न। तो ध्यान देंगे, इसकी परिभाषा क्या है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह प्रश्न प्रवक्ता में आ चुका है, पीजीटी में आया है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो ऐसे प्रश्न आए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला पे और भी परिभाषाएं हैं। अगर ऐसे वर्णों के व्यवस्थित समूह क्लियर हो गया, ये परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। अगर ऐसे प्रश्न वर्णों के उच्चारण समूह को, उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, आपका हमारा तैयार है। अब आपसे पूछे वर्णों के उच्चारण समूह को, परीक्षा में अगर प्रश्न आ गया तो आपको ये कंफ्यूजन हो, इसलिए बताया जा रहा है कि व्यवस्थित समूह, देखिए यहाँ उच्चारण जुड़ गया है तो कंफ्यूजन ना हो। परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी वर्णमाला की परिभाषा है। अगर पूछा जाए वर्णों के समुदाय को
वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान देंगे तीनों परिभाषाओं पे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि परीक्षा में कभी कभी प्रश्न को बदल देते हैं, नई चीज खोजते हैं कि वर्णमाला सबको तैयार है, दूसरी परिभाषा पूछ लें। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तब भी वर्णमाला हुआ। मूलतः हिंदी में बाउंड वर्ड है, बाउंड वर्ड है। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पीजीटी 2005 की परीक्षा में पूछा गया। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण या हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण, 52। ध्यान दें, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। तो अगर उनके अनुसार पूछा जाए, कभी भी प्रश्न परीक्षा में आए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण, तो 52 ही आप बताएंगे। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आ जाए डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण है। जब आपसे किसी के अनुसार पूछ लिया जाए तब 43 लगाएंगे, और नहीं कोई विवाद नहीं है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण है। आप 52 पे ध्यान देंगे। ये जो वर्णमाला है 52 वर्णों को व्यवस्थित किया गया है इसमें। स्वर, व्यंजन, अब व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, ये सब मिलाकर के क्रम से उसको व्यवस्थित किया गया है, उसी को वर्णमाला कहा गया है। तो वर्णमाला के ऐसे जो परिभाषाएं अगर पूछा जाए परीक्षा में कि वर्णमाला क्या है, तो ध्यान देंगे वर्ण पे 52 वर्ण है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 वर्ण है। अगर इनके अनुसार पूछा जाए परीक्षा में तो आप लगाएंगे, नहीं तो आप मूलतः 52 वर्ण है। खास तौर पे जो टीजीटी बेजिक तैयारी कर रहे हैं वो विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि इसके अनुसार 43 है, और नहीं जितने भी ओनली एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या सिपाही, यूपी दरोगा, यूपी सिपाही, यूपी लेखपाल, यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, या जितने भी पद अधीनस्थ से आते हैं उसमें अगर हिंदी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर वर्ण तो यही प्रश्न ज़्यादा आते हैं। और ये सब अगर हो सकता है यूजीसी में या आपके टीजीटी, पीजीटी या डिग्री कॉलेज में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी वर्ण विचार पाठ्यक्रम दिया गया है, तो कभी कभी इसलिए वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आज मैंने आप सभी लोग को व्याकरण क्या है, वर्ण विचार क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, चर्चा किए। आगे की वीडियो में हम जो है उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला के कितने भागों में बांटा गया है उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा, और इसको आप जो है ढंग से पढ़ के रिवीजन कर लेंगे।